बाबर आपको भी अलाउ किया जाए। बाबर आपकी ऑप्शन नहीं आ रही। चलें, अमीर हमजा आप करें। आपने बेटा जैसी क्लास खत्म होगी तो इमीडिएटली आपने दोबारा से ज्वाइन करना है। आज का लेक्चर ध्यान से समझिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके जी। पाकिस्तान एंड सोल्यूशन। सबसे पहले आउटलाइन देख लें। मैं आज के लेक्चर में आपको डिटेल से बताऊंगा इकोनॉमी का कॉन्सेप्ट क्या है, पाकिस्तान की इकोनॉमी का एक ओवरव्यू लेंगे, पाकिस्तान के मेजर इकोनॉमिक चैलेंजेस क्या हैं उसका सोल्यूशन, और इसके बाद हम पाकिस्तान के जो फॉरेन डेब्ट्स हैं, यानी जो बैरूनी कर्जा जात है, उस पर भी बात होगी। और बैरूनी कर्जा जात से हम कैसे निजात हासिल कर सकते हैं, पाकिस्तान अपनी एक्सपोर्ट्स को कैसे बढ़ा सकता है, इन तमाम एरियाज के ऊपर बात होगी। अच्छा, ये टॉपिक बहुत ज्यादा जो है वो ओवरलैप भी करता है। सबसे पहले आपने इस टॉपिक को इंग्लिश ऐसे के लिए प्रिपेयर करना है, इकोनॉमी से रिलेटेड मोस्ट ऑफ द टाइम ऐसे आ जाता है। उसके बाद पाकिस्तान अफेयर, करंट अफेयर, इंटरनेशनल रिलेशंस। अगर आपने इकोनॉमिक्स का सब्जेक्ट ऑप्ट किया है तो वहां पे भी ये आपको हेल्प करेगा। तो ये मल्टीपल जो सब्जेक्ट्स हैं सीएसएस के अंदर, वहां पे ये सब्जेक्ट्स जो है वो आपको तैयारी में मदद देगा। चलें जी, इकोनॉमी का जनरल कंसेप्ट क्या है? साइकिल ऑफ प्रोडक्शन, डिस्ट्रीब्यूशन, ट्रेड, कंजम्पशन, सर्विसेज, यानी चीजों का तैयार होना, उनका फिर एक प्रोसेस के जरिए से कंज्यूमर तक पहुंचना, और फिर कंज्यूमर का उसे इस्तेमाल करना, सर्विसेज, ये सारा जो साइकिल होता है उसको हम इकोनॉमी कहते हैं। इकोनॉमी जो है, दिस इज आल्सो कॉल्ड दी एन इंटर रिलेटेड प्रोडक्शन एंड द कंजम्पशन एक्टिविटीज दैट एड डिटरमिनिंग दी हाउ रिसोर्सेज आर एलोकेटेड एंड यूज्ड। पैदावार और इस्तेमाल का वो पूरी सरगर्मियां, जिसमें हम ये भी देखते हैं कि किस तरह से वसाइल को इस्तेमाल में लाया जाता है, उसको एलोकेट किया जाता है, और इसके साथ साथ फिर उसको यूटिलाइज किया जाता है। इकोनॉमी जो होती है वो प्रोडक्शन, कंजम्पशन ऑफ गुड्स और सर्विसेज का भी नाम होता है। जैसे आप बैंक में अपना अकाउंट खुलवाते हैं, आप एक बार्बर के पास जाते हैं, आप एक टीचर से पढ़ना चाहते हैं, तो ये तमाम लोग जो है वो आपको सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं, और उसके रिस्पॉन्स में आप उन्हें पे करते हैं। सो दैट एक चीज होती है इकोनॉमिक एक्टिविटीज, मुआशी सरगर्मी। इसका मतलब ये होता है कि किसी भी चीज का तैयार होना, ठीक है, पैदावारी अमल से गुजरना, उसमें कुछ चीजें इन्वॉल्व होती हैं। जैसे अगर एक मोबाइल किसी फैक्ट्री में बना है तो उसके लिए रॉ मटेरियल चाहिए, ठीक है, उसके लिए लेबर चाहिए, और उसके लिए कैपिटल चाहिए, और फोर्थ वन इज एट द प्लेसमेंट। तो ये मुआशी सरगर्मी कहलाती है कि जिसमें कोई चीज जो है वो इक्तिसादी अमल से गुजर कर जो है वो किसी फिनिश फॉर्म की शक्ल में सामने आती है। अ, दुनिया में जो इकोनॉमिक्स का जो सब्जेक्ट है, ये ग्रीक इरा से कहा जाता है कि इसका आगाज हुआ। और अरिस्टोटल जो था उसने सबसे पहले इकोनॉमिक्स पे बात की। और इसके अलावा ये भी कहा जाता है कि जो मॉडर्न इकोनॉमिक्स है, इसका जो आगाज है वो 18वीं सदी से यूरोप में हुआ, यानी जो मॉडर्न सब्जेक्ट्स है इकोनॉमी का। सो दैट दुनिया में जितने भी ममालिक हैं, उनको अपना इकोनॉमिक एक्टिविटीज प्लान करने के लिए, इकोनॉमिक एक्टिविटीज को रन करने के लिए किसी ना किसी इकोनॉमिक मॉडल को फॉलो करना पड़ता है। बहुत सारे मॉडल एग्जिस्ट भी करते हैं। हिस्टोरिकली भी हमने देखा, सोशलिज्म का मॉडल है, ठीक है। आज के दौर में हम मिक्स्ड इकोनॉमिक मॉडल भी देखते हैं, जैसे चाइना का है, कैपिटलिस्ट मॉडल है, इस्लामिक इकोनॉमिक सिस्टम का भी मॉडल है। तो मतलब कहने का ये कि कोई भी आप अपने इकोनॉमिक सिस्टम को अगर आपने रन करना है तो किसी ना किसी मॉडल को आपको फॉलो करना होता है, उसके बगैर आप सिस्टम या दुनिया के साथ इंटरकनेक्टेड नहीं हो सकते। लेकिन आज की दुनिया में जो डोमिनेंट मॉडल है वो है जनाब फ्री मार्केट इकोनॉमी का मॉडल है।
यानी कैपिटलिज्म का मॉडल, जिसको फ्री मार्केट इकोनॉमी, प्राइवेटाइजेशन भी इसके अंदर आती है, कि जिसमें आप प्रॉपर्टी ओन कर सकते हैं, अपने फिजिकल और सॉफ्ट एसेट्स बना सकते हैं, कोई उसके अंदर कंपल्शन नहीं होती, कोई बैरियर नहीं होता। जैसे एलोन मस्क है यूएस के अंदर, तो वो वन ऑफ द रिचेस्ट पर्सन इन द वर्ल्ड। और इसी तरह जेफ बेजोस हैं, वॉरेन बफेट हैं, और इसी तरह जो है वो माइक्रोसॉफ्ट के जो ऑनर हैं। तो अब ये क्या है कि ये अब ये पूरे कंपटीशन के अंदर आते हैं, ठीक है। कैपिटलिस्ट का मॉडल कहता है कि जी ओपन कंपटीशन है, सिस्टम से आप जितना चाहे अर्न कर सकते हैं, प्रॉफिट जो होता है वो सोशली और एथिकली जो है वो एक्सेप्टेबल होता है। लेकिन जो आज की दुनिया में अगर हम इकोनॉमी को स्टडी करते हैं तो उसमें जनाब क्लास स्ट्रगल भी आती है। कैपिटलिस्ट सिस्टम के अंदर अमीर और गरीब का फर्क ज्यादा होता है, और सरमायादार जो होता है वो, जो लेबर होती है, जो वर्किंग उसकी प्रोलेटेरिएट क्लास जिसको हम कहते हैं, वो उसका इस्तेसाल भी करता है। लेकिन आप सेकंड वर्ल्ड वॉर से अगर हम देखें तो दुनिया दुनिया में फॉलो किया जाता है वो कैपिटलिस्ट सिस्टम है। आपकी इंटरनेशनल इकोनॉमी या ग्लोबल इकोनॉमिक स्ट्रक्चर भी इसी के ऊपर बेस करता है। आपके जितने भी इकोनॉमिक इंस्टीट्यूशंस हैं, वर्ल्ड बैंक है, आईएमएफ है, डब्ल्यूटीओ है, वो आपको पता है कि वो कैपिटलिस्ट इकोनॉमिक सिस्टम के प्रिंसिपल्स के ऊपर ही जो है वो दुनिया में इकोनॉमिक सिस्टम को मैनेज करते हैं। सिग्निफिकेंस क्यों होती है? जो मौशियत होती है वो आपकी नेशनल इनकम को बढ़ाने की वजह होती है, राइट। और इसके साथ साथ आप सोसाइटी की जरूरियात को भी पूरा करते हैं। आप सुबह उठते हैं तो आप देखें कि आप सुबह तमाम दिन जितनी भी एक्टिविटीज है, आप ब्रेकफास्ट करते हैं, आप स्लाइस लेते हैं, आप जैम यूज करते हैं, आप क्या कहते हैं, बॉइल्ड एग लेते हैं, वो देखें ये सारी चीजें कहीं ना कहीं से बनकर आ रही हैं, वो आपकी जरूरत को पूरा कर रहे हैं। फिर आप ड्रेसिंग करते हैं, वो कपड़ा कहीं बना है, फिर आप शूज पहनते हैं, फिर आप बाइक के ऊपर, गाड़ी के ऊपर अपने ऑफिस पहुंचते हैं तो वो गाड़ी भी कहीं बनी है। तो मुआशियत जो होती है ये सोसाइटी की बुनियादी जरूरियात को पूरा करती है, चाहे खाने पीने की चीजें हैं, आपका रहन सहन है, आपकी डिवेलिंग्स हैं, तमाम की तमाम। इसके अलावा ये आपकी नेशनल वेल्थ में भी तो इजाफा करती है। मसलन जापान गाड़ियां बनाता है, वो पूरी दुनिया में एक्सपोर्ट करता है, जिसकी वजह से फॉरेन एक्सचेंज जो है वो अर्न करते हैं। इसके साथ साथ मुआशियत का एक और फायदा भी होता है कि ये लोगों को सिलसिला रोजगार फराहम करता है। आप देखें ना, दुनिया में जितने भी लोग होते हैं वो कहीं ना कोई अपनी अर्निंग के लिए किसी इकोनॉमिक एक्टिविटीज के साथ लिंक करते हैं। जैसे मैं फॉर एग्जांपल टीचर हूँ, तो मैं, ये मेरा सोर्स ऑफ फंडिंग है, ये मेरा सोर्स ऑफ इनकम है। हो सकता है कि आप में से कोई बिजनेस कर रहा हो, कोई ट्रेड कर रहा हो, कोई एक्सपोर्ट कर रहा हो। तो मतलब कहने का ये है कि जो इकोनॉमी होती है ये आपका जरिया रोजगार भी होता है। अच्छा, इकोनॉमी के बारे में ये भी कहा जाता है, जैसे आपका स्टेट प्रोग्रेस, कि आपने अपने मुल्की वसाइल को कैसे बेहतर तरीके से इस्तेमाल करना है, और उसके जरिए से मुल्क को तरक्की की तरफ कैसे लेके जाना है, लोगों का म्यार जिंदगी कैसे बेहतर बनाना है। ये सारा कुछ जो होता है वो आपको इकोनॉमिक एक्सपर्ट्स जो होते हैं नेशनल लेवल के ऊपर, ये गवर्नमेंट्स को गाइड कर रहे होते हैं। ठीक है जी। इसी तरह टीच द मॉडर्न मेथड्स ऑफ प्रोडक्शन एंड डिस्ट्रीब्यूशन। इकोनॉमी की एक सिग्निफिकेंस ये भी है कि आपको जदीद पैदावारी जो जराए हैं, ये उसके मुतल्लिक आपको गाइड करती है। ये डिस्ट्रीब्यूशन के हवाले से आपको बताती है कि आपने चीजें बनानी है तो मार्केट्स के अंदर उसको कैसे लेकर आना है, एडवर्टाइज कैसे करना है, उसको मार्केटिंग कैसे करनी है, ये सारा कुछ जो है वो फिर इसी के अंदर आता है। इसी तरह एक इकोनॉमी जो होती है ये आपको नेशनल बजट्स भी प्लान करने में हेल्प करती है। आप देखें ना, घर में जो मदर्स होती हैं उनके बारे में कहा जाता है कि वो बेस्ट एक्सपर्ट्स होती हैं टू प्लान द होम बजट्स के। घरों में उनको पता होता है कि अब्बा की इतनी आमदनी है और घर के अखराजात इस तरह से हैं, तो फिर वो क्या करती हैं, वो उसी के मुताबिक जो है वो पूरे घर का बजट बनाती हैं। तो इसी तरह जो ममालिक होते हैं उनके यहाँ भी इकोनॉमिक एक्सपर्ट्स होते हैं, वो बताते हैं जनाब इस साल हमने इतना टैक्स कलेक्शन करनी है, होगी, और इतने हमारे अखराजात है, और उसके अकॉर्डिंगली फिर बजट्स को जो है वो प्लान किया जाता है। तो जनाब जो इकोनॉमी है वो आपको बजट्स प्लानिंग में भी बहुत ज्यादा हेल्प करती है। जी, यहाँ तक समझ आ गया, या अभी सिर्फ हमने कॉन्सेप्ट के ऊपर बात की है? इकोनॉमी ऑफ पाकिस्तान, ठीक है, पाकिस्तान की इकोनॉमी पे आ जाएं।
जी, पाकिस्तान एक डेवलपिंग कंट्री है, और पाकिस्तान के बारे में कहा जाता है कि हमें हमारे यहाँ बहुत ज्यादा पोटेंशियल है फॉर द इकोनॉमिक अपलिफ्ट का। हमारी जो इकोनॉमी है ये सेमी इंडस्ट्रियलाइज्ड इकोनॉमी है, बट द मोस्टली ड्रिवन इज द एग्रीकल्चरल इकोनॉमी। पाकिस्तान एक ऐसा मुल्क है जो कि बहुत लिमिटेड टाइप्स की चीजें बनाता है और उनको एक्सपोर्ट करता है, जिसमें टेक्सटाइल, लेदर गुड्स, स्पोर्ट्स हैं, केमिकल, फ्रूट्स एटसेट्रा वगैरह। सर्जिकल गुड्स भी बहुत मेजर एक्सपोर्ट्स के अंदर आती हैं। और जब पाकिस्तान बना था तो उस वक्त पाकिस्तान की इकोनॉमी जो थी वो कहीं ज्यादा जो है वो ज़रूरी शोबे के ऊपर बेस करती थी, लेकिन वक्त के साथ साथ फिर हमारा सर्विस सेक्टर और इसी तरह मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर जो है उसने भी ग्रो किया। आज मौजूदा दौर में अगर हम देखें तो पाकिस्तान की जीडीपी का 150 यानी 20% जो है वो आपके एग्रीकल्चर सेक्टर्स के ऊपर बेस करता है। 1/6 जो है वो आपका तकरीबन कोई 15% के करीब आपका मैन्युफैक्चरिंग है। लेकिन आपकी इकोनॉमी का आज जो बड़ा सेक्टर है वो आपका सर्विसेज सेक्टर है, तकरीबन वो 60% के राउंड अबाउट है। अच्छा जी, 2020 से पाकिस्तान की इकोनॉमी को एक मेजर सेटबैक भी मिला, और वो तो फिर ओवरऑल हमने देखा कि वो पूरी दुनिया के अंदर ही था। और इसी तरह बाद में लेटर ऑन पाकिस्तान ने अपनी इकोनॉमी को रिकवर भी किया। लेकिन कोरोना में पाकिस्तान की एक्सपोर्ट्स भी बहुत बुरे तरीके से उनका डिक्लाइन हुआ, और क्योंकि आपको पता है पूरी दुनिया में लॉकडाउन था और इकोनॉमिक एक्टिविटीज जो थी वो उसमें एक पूरा सर्कल जो था दुनिया में ग्लोबल इकोनॉमी का, जिसमें आपकी सप्लाई चेन जो थी वो सारी डिस्टर्ब थी। पाकिस्तान में जो इकोनॉमी के मेजर पोल्स हैं, यानी जो आपकी इकोनॉमिक एक्टिविटीज के हब हैं, वो जनाब इंडस रिवर और उसके अलोंग जो मेजर सिटीज हैं, जैसे लाहौर है, फैसलाबाद है, गुजरावाला है, सियालकोट है, मुल्तान है, रावलपिंडी है। ये पंजाब के अंदर मेजर इकोनॉमिक सेंटर है। उसके बाद फिर अर्बन सिंध पे हम आते हैं, जिसमें कराची और हैदराबाद जो है ये मेजर इकोनॉमिक सेंटर समझे जाते हैं, जहाँ पे तिजारती सरगर्मियां सबसे ज्यादा होती हैं। फिर गुज़िश्ता कई सालों से पाकिस्तान की इकोनॉमी बेचारी प्रॉब्लम में है। उसकी बहुत सारी वजूहात है, इंटरनल पॉलिटिकल डिस्प्यूट्स हैं, और बढ़ती हुई आबादी है, और बाहर से आने वाली सरमायाकारी जो है उसका मोमेंटम बड़ा स्लो है। फिर पाकिस्तान जो है उसके फॉरेन एक्सचेंज जो रिजर्व्स हैं वो बहुत तेजी से जो है वो श्रिंक हो रहे हैं, और जिसके नतीजे में पाकिस्तान को फिर बाहर से लोन्स लेने पड़ते हैं। लेकिन गुड थिंग इज दैट कि बाहर से पैसे भी आते हैं फॉरेन रेमिटेंस की शक्ल में, जो कि पाकिस्तानी आपको होता है बाहर से पैसे भेजते हैं, उससे भी पाकिस्तान की इकोनॉमी को काफी ज्यादा स्टेबिलिटी मिलती है। लेकिन करंट अगर हम अपना अकाउंट डेफिसिट देखें तो वो बहुत हाई है, क्योंकि पाकिस्तान की इंपोर्ट्स अगर देखें तो वो तकरीबन कोई 80 बिलियन डॉलर्स के करीब में। एक्सपोर्ट्स का वॉल्यूम जो है वो बहुत लो है, वो तकरीबन 35 के राउंड अबाउट है। अब देखें, एक होता है करंट अकाउंट डेफिसिट का मतलब होता है कि जब आपके मुल्क से पैसा बाहर जा रहा है, आपकी इंपोर्ट ज्यादा है, आप बाहर से सामान खरीद रहे हैं, और उसके रिस्पॉन्स में या उसकी एक्सचेंज में आप डॉलर्स की शक्ल में पे कर रहे हैं, और फिर आपकी जो एक्सपोर्ट्स हैं वो बहुत लिमिटेड होंगी, तो फिर इसका मतलब है कि बाहर से तो पैसे कम आ रहे हैं, लेकिन यहाँ से जो कैश है वो बहुत तेजी से फ्लो कर रहा है। लेकिन ये भी कहा जाता है कि पाकिस्तान जो है वो अपनी इकोनॉमी को बेहतर करने के लिए बहुत सी स्ट्रगल भी कर रहा है। वी आर गोइंग फॉर द इकोनॉमिक लिबरलाइजेशन इंक्लूडिंग द प्राइवेटाइजेशन ऑफ ऑल गवर्नमेंट कॉर्पोरेशन, जिसका मकसद ये है कि प्राइवेटाइजेशन के जरिए से आप बाहर से फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट्स को अट्रैक्ट करें, और इससे पाकिस्तान का जो बजट डेफिसिट्स है उसको भी जो है वो कम किया जा सके। लेकिन ये सारी चीजें जो है वो अभी उस तरह से हमें नजर नहीं आती जिस तरीके से हम एक्सपेक्ट करते हैं, जो हमारे इकोनॉमिक प्लानर्स हैं। इसके साथ साथ हम अपनी जो इंडस्ट्रियल बेस है उसको भी बढ़ा रहे हैं, जिसमें इलेक्ट्रिक व्हीकल्स है, बायोमेडिकल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक कमोडिटीज हैं, स्मार्टफोन्स हैं, सेमीकंडक्टर की जो इंडस्ट्रीज है उसको हम बेहतर करने की जो है वो कोशिश कर रहे हैं। लेकिन आज भी पाकिस्तान एक बिजनेस फ्रेंडली कंट्री नहीं है। पाकिस्तान, आपको पता है कि दुनिया में अभी थोड़ा सा पुराना डाटा है मेरे पास, 2020 का जो डाटा था कि हम दुनिया में जो रैंकिंग है वो 108 के ऊपर फॉल
करते हैं 190 कंट्रीज में, यानी हमारा दुनिया में 108वां नंबर है। बेस्ट करना है तो सबसे पहले उसके पास जो 107 की लिस्ट होगी वो उसको प्रेफर करेगा। लेकिन 2019 में हमारा जो नंबर था वो 136 था, लेकिन विद इन 1 ईयर हमने काफी बेहतर तरीके से इसको इम्प्रूव भी किया और हम 108 रैंक के ऊपर आए। तो ये तमाम जो है वो भी मैंने पाकिस्तान की इकोनॉमी के बारे में आपको ब्रीफली बताया। जरा हम चैलेंजेस के ऊपर बात कर लें। व्हाट आर द मेजर इकोनॉमिक चैलेंजेस ऑफ पाकिस्तान? सबसे पहले तो समझ लें इकोनॉमिक चैलेंज होता क्या है। इकोनॉमिक चैलेंजेस रेफर टू द ऑब्स्टिकल दैट अराइजेस विद इन द इकोनॉमिक सिस्टम। वो बैरियर्स कहते हैं जो कि किसी भी मुआशी सिस्टम के अंदर जो है एग्जिस्ट करता है और वो इकोनॉमी को स्मूथली फंक्शनेट करने में जो है वो प्रॉब्लम क्रिएट करता है। इकोनॉमिक चैलेंजेस कैन राइज ड्यू टू बोथ इंटरनल एंड एक्सटर्नल फैक्टर्स। किसी भी मुआशी चैलेंजेस की वजह जो है वो उस मुल्क की दाखिली रीजन भी हो सकती है, एक्सटर्नल रीजन भी हो सकती है। सो दैट वो फिर हमें केयरफुली कैलकुलेट करना पड़ता है और इकोनॉमिक प्लानर्स जो होते हैं वो इन तमाम चीजों को देखते हुए उसको फिर एड्रेस भी करते हैं कि इस वक्त पूरी दुनिया में अगर जो है वो एक रिसेशन चल रहा है तो अल्टीमेटली फिर आपको पता है कि उसकी आपकी मुल्क की इकोनॉमी पे भी, जैसे कोरोना आया तो कोरोना की वजह से पाकिस्तान की इकोनॉमी को बहुत सारे चैलेंजेस का सामना करना पड़ा, बट इट वाज एन एक्सटर्नल फैक्टर जो कि पूरी दुनिया में जिसने डोमिनेट किया और इससे सिर्फ पाकिस्तान नहीं बाकी दुनिया की इकोनॉमी भी जो थी उसने भी इफेक्ट किया। चलें जी, पहला जो हमारा चैलेंज है वो जो हाई फिजिकल डेफिसिट है। फिजिकल डेफिसिट का मतलब होता है कि जनाब कि जब गवर्नमेंट जो है वो खर्च ज्यादा करती है, ठीक है, और बेचारी उसके पास टैक्स और रेवेन्यू के सोर्सेस इतने ज्यादा नहीं होते, तो फिर क्या होता है कि पाकिस्तान, आपको पता है कि हमारा जो फिजिकल डेफिसिट है कि हर साल हमारे पास जो टैक्स कलेक्शन होती है वो कम होती है, लेकिन गवर्नमेंट्स के अखराजात जो है वो ज्यादा होते हैं। और फिर इसमें हम ये भी देखते हैं कि गवर्नमेंट्स ऑफन फेसेस डिफिकल्टीज इन मैनेजिंग द एक्सपेंडिचर्स। पार्टिकुलरली आप चीजों को फिर सब्सिडाइज भी नहीं कर सकते। डिफेंस एक्सपेंडिचर्स हैं या डेbt सर्विसिंग जो आपने बैरूनी किस्तें अदा करनी है, उसमें भी फिर आपको मजीद प्रॉब्लम ही फेस करना पड़ता है। अच्छा, इंटरेस्टिंगली देखें फिर उस डेफिसिट को पूरा करने के लिए आप मजीद लोन्स ले रहे होते हैं। Okay, the second challenge is that the balance of the payment crisis. पाकिस्तान एक ऐसा मुल्क है जिसको कंसिस्टेंटली जो है वो अकाउंट डेफिसिट्स का जो है वो सामना है, यानी इट मींस दैट इट्स इंपोर्ट्स मोर गुड्स एंड द सर्विसेज देन इट्स एक्सपोर्ट्स। कि हमारे मुल्क में जो इंपोर्ट्स हैं वो कहीं ज्यादा हैं एज कंपेयर टू द एक्सपोर्ट्स। अब इसका नतीजा क्या होता है? इसका नतीजा ये होता है कि आपके मुल्क से जितना भी पैसा होगा वो सारे का सारा फिर बाहर चला जाता है, ठीक है। और उसमें फिर ये होता है कि जब आपके फॉरेन रिजर्व स्टेबल्स नहीं होते तो ठीक है, फिर आपकी इंटरनेशनल जो इकोनॉमिक क्रेडिबिलिटी होती है वो खतरे में आती है। तो फिर आप उसको बैलेंस करने के लिए फिर आप क्या करते हैं? आप आईएमएफ से या वर्ल्ड बैंक से लोन्स लेते हैं। 2022 का जो डाटा था कि पाकिस्तान की जो एक्सपोर्ट थी वो 30 अरब डॉलर थी और हमारी जो इंपोर्ट थी वो 71 अरब डॉलर थी। अब आप देखें कि 40 बिलियन डॉलर्स का डेफिसिट रहा पिछले साल आपको, यानी 40 अरब डॉलर जो है वो पाकिस्तान से निकल कर वो बाहर चला गया। और इससे आपके मुल्क में जो था वो फिर इकोनॉमिक जो प्रेशर था वो मजीद कहीं साइड शो हो रही है आपको? अनएम्प्लॉयमेंट, एवरीथिंग इज क्लियर? हम आगे चलें, पढ़ाऊं मैं आपको? अच्छा, एक काम आपने करना है कि जैसे ही ये आप लिंक खत्म होगा तो फिर आपने किसी एक स्टूडेंट ने करना। अच्छा जी, द अनएम्प्लॉयमेंट इज दिस इज एंड द थर्ड इकोनॉमिक चैलेंजेस फॉर द पाकिस्तान। हाई लेवल ऑफ द अनएम्प्लॉयमेंट कैन लीड टू द रिड्यूस्ड कंज्यूमर स्पेंडिंग। देखें दुनिया, अगर आपके मुल्क में 2.5-3 करोड़
लोग बेरोजगार हैं तो वो बेचारे क्या चीजें, कंज्यूमिंग कंज्यूम पावर सारी होगी तो वो चीजें खरीदेंगे नहीं, और फिर इकोनॉमिक साइकिल जो है वो इसी तरह वो टैक्स भी नहीं पे करेंगे, रेवेन्यू भी जनरेट नहीं होगा। तो पाकिस्तान में जो बढ़ती हुई आबादी है इसकी वजह से आपके मुल्क में जो है वो जॉब अपॉर्चुनिटी नहीं है, ठीक है, इकोनॉमिक इंस्टेबिलिटी है। और जब आप ये कहें कि बेरोजगारी में जब इजाफा होता है तो इसमें फिर आपकी जो स्पेसिफिकली यूथ होती है उसको यूटिलाइज करना और ह्यूमन रिसोर्स को मैनेज करना ये गवर्नमेंट्स के लिए बहुत ज्यादा डिफिकल्ट हो जाता है। तो ये जो मुआशी सॉरी बेरोजगारी है ये भी इस वक्त पाकिस्तान के लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज है। अगला है इन्फ्लेशन, द फोर्थ वन इकोनॉमिक चैलेंजेस ऑफ पाकिस्तान। अब देखें जब महंगाई बढ़ती है तो अल्टीमेटली इससे सबसे पहला जो इम्पैक्ट आता है वो कंज्यूमर के ऊपर आता है। लोगों की कुव्वत खरीद में कमी वाक़या होती है। जब लोगों की कुव्वत खरीद में कमी वाक़या होती है तो फिर उसमें बैकएंड के ऊपर जो प्रोडक्शन साइकिल होता है या डिमांड जो होती है वो भी कम होती है। जब डिमांड कम होती है तो फिर चीज़ों की प्रोडक्शन जो है वो कम होना शुरू हो जाती है। सो दैट अब ये देखें कि इन्फ्लेशन जो होती है वो आपकी सेविंग्स के ऊपर इम्पेक्ट करती है। देखें सेविंग्स इज द फंडामेंटल पार्ट ऑफ द इकोनॉमी, कि जब लोग अपना पैसा सेव करते हैं तो उसके नतीजे में चाहे वो पैसा जो है वो मुल्की जरूरियात के लिए भी इस्तेमाल में आता है। इसके साथ साथ सेविंग्स को आप किसी ना किसी इन्वेस्टमेंट के टूल के तौर पर भी इस्तेमाल करते हैं। लेकिन जब इन्फ्लेशन होती है तो फिर इससे फिर बहुत सारे एरिया जो कि मैंने आपको बताया, सेविंग्स है, इन्वेस्टमेंट है, कंज्यूमर कैपेसिटी है, ये बराह रास्त जो है वो इफेक्ट कर रही होती है। और फिर एक और इम्पॉर्टेंट चीज होती है वो है वो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बढ़ जाती है। जब महंगाई बढ़ रही होती है तो जो फैक्ट्रियां जो माल खरीदती हैं, ठीक है, उनका तखमीना लागत बढ़ जाता है। मसलन आपको ये पता नहीं है कि फॉर एग्जांपल आप जो है वो लेदर की इंडस्ट्री से लिंक करते हैं, तो लेदर की जो रॉ वैल्यू है अगर वो स्टेबल नहीं है तो लेदर इंडस्ट्रीज की जो बिजनेस क्लास होगी वो बेचारी प्रॉब्लम में होगी, क्योंकि आगे से जो ऑर्डर लिए होते हैं, फॉर एग्जांपल बाइट से ऑर्डर लिया हुआ है, तो जब आपकी लेदर रॉ वैल्यू बढ़ेगी तो इसका मतलब है कि आपका तखमीना लागत बढ़ेगा और फिर आपको जो बाहर से जो आपने ऑर्डर लिया होता है उसमें फिर आपका प्रॉफिट मार्जिन कम हो जाता है, समटाइम आपको नुकसान भी होता है। इससे फिर बहुत सारे जो बिजनेस कम्युनिटी होती है या मैन्युफैक्चरर्स होते हैं वो बराह रास्त जो है वो अफेक्ट करते हैं। तो इसी वजह से दुनिया में जो स्टेबल इकोनॉमी होती है उनकी पूरी कोशिश होती है कि इन्फ्लेशन को कंट्रोल किया जाए। पाकिस्तान में अगर आप देखें लास्ट ईयर्स में 47% जब इन्फ्लेशन रेट रहा है, ये पूरी दुनिया में टॉप 5 कंट्रीज के अंदर हम इंक्लूड हुए। इंडिया में 8% था, लेकिन आप इस साल भी तकरीबन मेरे हाथ से कि 42 या 43 के राउंड अबाउट चल रहा है, अभी दिसंबर खत्म नहीं हुआ। तो ये आप देख लें कि पाकिस्तान में जब महंगाई इतनी ज्यादा होगी तो इससे फिर बराह रास्त आपकी पूरी इकोनॉमिक साइकिल जो है वो इफेक्ट करता है। अगला है जी पुअर टैक्स कलेक्शन। दिस इज एन मेजर चैलेंज ऑफ द पाकिस्तान इकोनॉमी। देखिए दुनिया में जब आप इकोनॉमी जो होती है वो टैक्स के थ्रू चलती है ना। आप अगर लोग टैक्स ही नहीं देंगे, ठीक है, आपका टैक्स साइकिल प्रॉपर नहीं है, तो फिर पैसे कहाँ से आएंगे। और आप अपने मुल्क के जो क्या कहते हैं सिस्टम है, आप अपने मुल्क के जो मैटर्स हैं, इकोनॉमिक मैटर्स हैं, वो कैसे चलाओगे। तो पाकिस्तान में टैक्स इवेजन बहुत ज्यादा है, टैक्स कलेक्शंस नहीं होती, टैक्स की चोरी बहुत ज्यादा है। साउथ एशिया में हम लोएस्ट रैंक के ऊपर आते हैं कि जिसमें 2.5% लोग हैं वो टैक्स देते हैं। इसके साथ साथ टैक्स रेवेन्यू के अंदर सिस्टम के अंदर बहुत सारी करप्शन है, ठीक है, आपका सिस्टम बहुत ज्यादा आउटडेटेड है। और जिसके नतीजे में आप देखें कि जब टैक्स कलेक्शन नहीं होती तो फिर आपके पास फंड्स नहीं होते, डेवलपमेंट फंड्स नहीं होते। अब डेवलपमेंट्स के अगर काम नहीं होंगे तो फिर जॉब्स कैसे क्रिएट होंगी, मुल्क की जो मुआशियत है उसका सर्कल साइकिल कैसे चलेगा। तो पाकिस्तान के अंदर जो हमारे मुल्क में टैक्स कलेक्शन जो है उसका सिस्टम बहुत पुअर है, ये आपके लिए एक बहुत बड़ा इकोनॉमिक चैलेंज भी है। ओके, इंटरेस्टिंग द इंफ्रास्ट्रक्चर इश्यूज। अब देखें मुल्क में सरमायाकारी नहीं है, पाकिस्तान में जो फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर है वो इतना बेहतर नहीं है। अब आपके रोड्स नेटवर्क जो है वो पुअर हैं। आप देखें आपके एनर्जी के जो सेक्टर्स के अंदर पावर प्लांट्स देखें तो वो रिलायबल नहीं है।
वो आउटडेटेड है, एनर्जी की सप्लाई डिस्टर्बेंस रहती है, लोड शेडिंग है, इससे इंडस्ट्रियल प्रोडक्टिविटी जो है वो अफेक्ट करती है। अब आप देखें इसमें बहुत सारी और चीजें भी आती हैं। देखिए अगर रोड्स का सिस्टम नहीं ठीक तो रॉ मटेरियल फैक्ट्रीज तक कैसे पहुंचेगा, टाइम टेकिंग होगा, ठीक है। इसके साथ साथ माल तैयार होकर जो है वो टाइमली मार्केट तक नहीं जाएगा, पोर्ट्स तक नहीं जाएगा, तो उससे भी आपका सिस्टम जो है वो इकोनॉमिक सिस्टम जो है वो अफेक्ट करेगा। इसके साथ साथ अगर हम देखें तो पाकिस्तान के अंदर पीने का साफ पानी और सैनिटेशन की जो फैसिलिटी है वो बहुत लिमिटेड है। इससे जो आपके वर्कर्स होते हैं जो मुख्तलिफ एरियाज के अंदर काम करते हैं, उनको बहुत सारे हेल्थ इश्यूज का सामना होता है। इससे आपकी इकोनॉमिक आउटपुट जो है वो प्रॉपरली जनरेट नहीं होती। अब देखें किस तरह चीजें आपस में लिंक करती हैं। तो ये जो इंफ्रास्ट्रक्चर गैप्स हैं, ठीक है, ये पाकिस्तान की इकोनॉमी के लिए एक बहुत बड़ा जो है वो चैलेंज है वो समझे जाते हैं। Corruption and the bad governance. This is an other the seventh economic challenges of Pakistan. जहाँ पे रिश्वत होगी, जहाँ पे बैड गवर्नेंस होगी, वो तो फिर ओवरऑल ही पूरे मुल्क के ऊपर इफेक्ट करता है, चाहे सोशल सेक्टर्स है, चाहे आपका इकोनॉमिक सेक्टर है, इवन दैट के पॉलिटिकल एरियाज के अंदर भी आप कह सकते हैं। तो जनाब पाकिस्तान के अंदर अकाउंटेबिलिटी नहीं है। बाहर से आने वाले सरमायाकार नहीं आते आपके मुल्क में। उनको पता है कि यहाँ पे जो ब्यूरोक्रेसी होती है वो आपको बहुत सारे मामलात के अंदर उलझा देती है फॉर देयर पर्सनल गेन्स। आपके लोकल इन्वेस्टर्स भी मुल्क में इन्वेस्ट करने से घबराते हैं। उसकी वजह क्या होती है कि अवाम का, इन्वेस्टर्स का गवर्नमेंट्स के ऊपर जो है वो ट्रस्ट नहीं होता। इसकी वजह से एक हॉस्टाइल इन्वायरमेंट क्रिएट होता है, एक करप्शन कल्चर बहुत कॉमन है पाकिस्तान के अंदर। अब देखिए इसको हम रेड टैपिज्म भी कहते हैं। रेड टैपिज्म का मतलब होता है कि जिसमें गवर्नमेंट्स के ऑफिशियल जो होते हैं अपने पर्सनल गेन्स के लिए जो है वो इन्वेस्टर्स को या जो बिजनेस कम्युनिटी होती है उसके लिए हर्डल्स क्रिएट करते हैं, फाइल्स क्लियर नहीं करते, जिसकी वजह से आपने देखें कि एक फैक्ट्री लगानी है तो कभी आपने बिजली या गैस दोबारा से, आप पता नहीं क्यों 2 दिन से नेट बहुत ज्यादा तंग कर रहा है। कंप्लेन भी की है कि हमारे साइड पे ज्यादा इशू आ रहा है। अच्छा तो मैं आपको ये बता रहा था कि पाकिस्तान में जो करप्शन और बैड गवर्नेंस है ये भी आपकी इकोनॉमी के लिए एक बड़ा चैलेंज है। स्लाइड डिस्प्ले हो रही है।